2025 का चुनाव लड़ना है जी, कंफर्म है। वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा, कि वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा। आ सारा भाइयों के भाई होई हम, आ सब कर सेवा करब हरदम। अब बने खातिर और नेता आइल बा, आ रौनी सबके चहेता आइल बा। अब वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा। लेकिन हम तो यही कहेंगे अपने केसरिया विधानसभा के हर एक वासियों को जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, और केसरिया तो मेरा धड़कन है। केसरिया कहने में भी गर्वान्वित महसूस करते हैं हम लोग। हम तो डट करके वीआईपी पार्टी के लिए मेहनत किया है, अब मेहनत करते भी हैं। जब देख रहे थे ना कि संकल्प यात्रा जब लेकर के माननीय मंत्री जी आए थे बौद्ध स्तूप, उस समस्या का समाधान सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो केसरिया में आएंगे तो केसरिया तो हमारा विधानसभा है, तो हम कहाँ जाएंगे भाई? पटना से केसरिया और केसरिया से पटना। चाहे हम फर्स्ट मेरा क्षेत्र बादे में कोनो काम। मान लीजिए कि केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम पे महोत्सव होता है, ये विडंबना देखिए कि केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम पे महोत्सव होता है और केसरिया बौद्ध स्तूप खंडर होते जा रहा है। राइट। लगता है कि प्रशासन से पहले आप लोग पहुंच जाते हैं। राइट, नो डाउट। आप लोग भी जाकर के खोजते हैं, उस मुद्दे को उठाते हैं, तो प्रशासन भी जाकर के खोजती है। राइट। की बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सुशासन की सरकार जा रही है। सुशासन नाम है उनका, काम नहीं है। अब देखिए ना, तो इसमें भी तो गाला काट दिया जाता है। दिन रात गायक बनाया, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे अपना बहुमूल्य योगदान देकर के जिला पार्षद बनाया, वही आग्रह रहेगा कि अब की बार 2025 के विधानसभा में हम आपके प्रत्याशी बन के आ रहे हैं, अपना नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज, मैं अभिषेक दुबे। बिहार विधानसभा के चुनावी साल है। इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। माहौल चारों तरफ गर्म है। हर विधानसभा में पूरी तरह से नेता विपक्ष के हो या पक्ष के हो या निर्दलीय नेता हो, सभी घूम रहे हैं और सभी से हालचाल पूछ रहे हैं। जी अब 5 साल तक गायब थे बहुत सारे नेता, लेकिन 5 साल के बाद जो होता है ना कि जब बरसात होता है तो मेढक निकलता है, उसी प्रकार से नेताजी लोग निकल रहे हैं फुदुक फुदुक के, और कह रहे हैं कि हम बिहार को विकास देंगे। अब बिहार को क्या विकास दिए हैं ये तो बताने की बात नहीं है। हम जिस विधानसभा में बैठे हैं, इस विधानसभा की हालात उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने अपने जीवन काल देखी है। अभी अब पता नहीं बदलेगा या नहीं बदलेगा, जब किसी और नेता का होगा तो बदलेगा, वो देखना होगा। लेकिन जिस विधानसभा में बैठे हैं, यहां पर एक बात जोरों शोरों से तेज से चल रही है। तेज यह चल रही है कि यह सीट महागठबंधन के अंदर जा रहा है, और महागठबंधन के अंदर जा भी रहा है तो जा रहा है वीआईपी के लिए। अब वीआईपी के वो उम्मीदवार, जी हां, उनका नाम सबसे पहले और सबसे आगे चल रहा है, नाम है विनोद बेदर्दी। जी हम वहीं उन्हीं के साथ बैठे हैं और उनके आवाज पर बैठे हैं, तो हम बस मिलने आए हैं और जानने आए हैं क्या इनका टिकट कंफर्म है। क्योंकि जनता कह रही है कि इस बार कोई और नहीं, बाहरी नहीं, लोकल चाहिए, लोकल टू वोकल, यानी लोकल के अलावा कुछ नहीं। तो यानी विनोद बेदर्दी लोकल है तो वोकल करेंगे और केसरिया को विकास कर सकते हैं। यह सवाल बन रहा है और लोगों के अंदर घूम रहा है। क्योंकि जो अब वर्तमान में जो विधायिका है शालिनी मिश्रा जी, वो लोकल नहीं है, वो बाहरी है। वैशाली से आई, या चुनाव जीत गई, एक पिता के नाम पर आई, चुनाव जीत गई, बेटी की तरह भीख मांगी, चुनाव जीत गई। तो ये सारे सवाल अब लोगों को नहीं मंजूर है। अब मंजूर लोगों को बस इतना ही है कि हमें चाहिए नेता, बेटा, बस चुनाव। हमारे साथ विनोद बेदर्दी जी है। सबसे पहले बीएनडी न्यूज में स्वागत है और वेलकम है बिहार विधानसभा चुनाव के यह महासंग्राम में। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपका, और आपके बीएनडी न्यूज को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लोकल टू वोकल सवाल जनता का बहुत चलता है। अभी जो विधायिका है माननीय शालिनी मिश्रा जी, ये लोकल नहीं है, ये वैशाली से आई है और यहाँ अपने पिता के नाम पे चुनाव जीत गई। लोगों कहा कि बेटी है, भिक्षा दे दीजिए, घोंचा दे दीजिए। क्या इस बार जैसे सवाल उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव है और वीआईपी का टिकट कंफर्म हो रहा है, क्या सवाल है कि क्या टिकट विनोद बेदर्दी के खातों में जा रहा है या नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ मुकेश सहनी आकर गए हैं, उन्होंने कहा है कि केसरिया हमारा होगा।
एकदम टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वीआईपी से, अगर वीआईपी नहीं चाहा तो 2025 का चुनाव लड़ना है जी, कंफर्म है। अच्छा अगर सवाल उठता है कि अगर चुनाव लड़ते हैं, अब मिलेगा काहे नहीं जी। वीआईपी पार्टी के लिए हम लोगों ने काफी दिनों से काम किया है और हम लोग ईमानदार हैं, गद्दार थोड़ी हैं कि जब चुनाव आएगा तो हम किसी और पाले में चले जाएंगे, किसी और के लिए बात करेंगे, लुप्त हो जाएंगे। हम तो डट करके वीआईपी पार्टी के लिए मेहनत किया है, अब मेहनत करते भी हैं। जब देख रहे थे ना कि संकल्प यात्रा जब लेकर के माननीय मंत्री जी आए थे, चाहे जो भी कार्यक्रम हुआ है लोकसभा के चुनाव में, हमें जो जिम्मेवारी दी गई थी, केसरिया मोतिहारी लोकसभा से हमें स्टार प्रचारक बनाया गया था, हमने बखूबी निभाया, मेहनत किया। हम लोग भले ही थोड़े अंतर से हार गए, इसके पहले तो 3-3 लाख 3.5 लाख वोट के अंतर से यहाँ जीत हार होता था, लेकिन अब की बार हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके मेहनत किया और अंतर बहुत कम था। 80,000 के आसपास से हम लोगों ने चुनाव हार गए, लेकिन मेहनत जारी रहेगा। चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। पिछले बार गलतियां हुई थी 24 के चुनाव में, लेट से टिकट, क्या इस बार भी वही गलतियां करेंगे मुकेश सहनी, या इस बार जल्दी टिकट करेंगे कंफर्म? देखिए, सबका यही आग्रह है, सबका यही आग्रह है कि लेट ना करते हुए जिनको लड़ाना है उसके लिए टिकट तुरंत दे दें, ताकि क्षेत्र बड़ा होता है। मान लीजिए कि हमारा केसरिया विधानसभा 35 पंचायतों से बना हुआ है और बहुत उसका क्षेत्रफल जो है कम से कम 50 से 60 किलोमीटर का है। तो उतने पंचायतों को कवर करना आसान नहीं होता है और कम दिनों में सब नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग तो पहले से ही यहाँ के लोकल हैं, पहले से जिला पार्षद हैं, 9 पंचायत हमारा नेतृत्व करते हैं और अभी हम लोग हर एक पंचायत के डोर टू डोर मेहनत कर ही रहे हैं। बूथ वाइज सबसे मिलना, सबको बताना, माननीय मुकेश सहनी जी के संदेशों को, माननीय तेजस्वी यादव जी के संदेशों को हम लोग पहुंचा रहे हैं। सब लोग बड़ी उत्साहित है। अब क्या लगता है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव होते हैं, 243 सीटों पर चुनाव होता है, मुकेश सहनी जैसे कह रहे हैं कि इस बार हम टिकट बांटेंगे और 60 तो हमको आराम से मिलेगा, 60 तो टिकट, क्या 60 मिलेगा, चांसेज है? देखिए, हम लोग की जिस तरह का जनसंख्या है, जिस तरह हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके अब की बार 2024 में दमखम दिखाया है, उसके हिसाब से 60 ठीक है। अब ऊपर नीचे वो लोग अपना करेंगे, लेकिन उनकी दावेदारी कोनो खराब नहीं है, क्योंकि महागठबंधन में अगर आरजेडी के बाद में अगर छोटे भाई का अगर कोई भूमिका निभा रहा है तो वीआईपी पार्टी ही निभा रहा है। क्या यह तय मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी? एकदम हम लोगों का यही मिशन है, माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना और माननीय मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाना बिहार का। तभी तो बिहार के नौजवानों का जो सपना है वो पूरा होगा। अच्छा, एक सवाल है, केसरिया जहां से हमने देखा है, ये मेरी उम्र जहां तक हुई है, केसरिया बदला नहीं है। एक बौद्ध स्तूप जो सबसे बड़ा है, उस बौद्ध स्तूप को भी संवार नहीं पाया केसरिया विधानसभा के जो भी विधायक है। नहीं कह रहे कि वर्तमान विधायक, जो भी विधायक है संवार नहीं पाए। कैसे संवार पाइएगा केसरिया को? अगर विधायक खुद अगर भगवान ने चाहा तो बन गए तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या है केसरिया का, जो उसके नाम पे ही लोग हर हमेशा चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, बौद्ध स्तूप, उस समस्या का समाधान सबसे पहली प्राथमिकता होगी। दूसरा, जो जन जन का समस्या है हर एक लोगों का, ये नहीं है कि इस जाति के लोगों को, इस धर्म के लोगों का, चाहे किसी भी कास्ट के लोगों का समस्या है, वो सारे लोगों का समस्या है जो कि ब्लॉक स्तर पे देख रहे हैं ना, खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है थाने में, किस तरह का सम्मान मिलता है लोगों को, इन सभी चीजों पे एकदम से ब्रेक लगा दिया जाएगा, लगाम लगा दिया जाएगा। अस्पतालों में देख रहे हैं ना, सरकारी अस्पतालों में क्या सुविधा है, इस सब को सुधारने की हमारी पहली प्राथमिकता होगी और हम इसी के लिए तो चुनाव लड़ेंगे। और इसी के लिए हम सबसे वादा भी कर रहे हैं कि अगर हम आए
तो ये सारे सिस्टम को चेंज किया जाएगा। 5 साल तक सबको ही छुपा रहता है, जो भी नेता है। क्या विनोद बेदर्दी केसरिया का चुनाव जीतते हैं और फिर 5 साल के लिए वो भी विलुप्त हो जाएंगे, जैसे वर्तमान में सभी लोग विलुप्त हो गए हैं? कुछ नेता, यानी कि 5% नेता जो बाहर रहते हैं और 95% नेता गायब रहते हैं, क्या उसी में 95 में विनोद बेदर्दी आएंगे या 5% में आएंगे? देखिए, जब हम केसरिया जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों का सबसे बड़ा अगर कोई शिकायत था, लोग जिससे सबसे ज्यादा दुखी थे, वो समस्या थी कि जीतने के बाद में 5 साल तक ले नेताजी दिखाई नहीं देते। राइट। आपको वोट दे दे, आप जीत जाइएगा, फिर नहीं दिखाई दीजिएगा तो राइट। तो हमने वादा किया राइट कि सबसे पहले इस जो शिकायत है इसको दूर कर दिया जाएगा, और हमने यह दूर करके दिखाया है। राइट। और रही बात केसरिया विधानसभा की, तो केसरिया विधानसभा के बीचों बीच में हमारा घर पड़ता है। राइट। यहां से जितना किलोमीटर विधानसभा पश्चिम के साइड में है, उतना ही किलोमीटर पूरब के साइड में है। राइट। क्योंकि हम लोग का विधानसभा का क्षेत्रफल ज्यादा पूरब से लेकर के पश्चिम तक है। उत्तर दक्षिण से बहुत कम का ही है, क्योंकि उधर गोपालगंज जिला हो जाता है और इधर कल्याणपुर विधानसभा हो जाता है। तो हम लोग सटे सटे हैं। आपके पूरब से पश्चिम के दिशा में जो क्षेत्रफल है, इसके बीचों बीच हमारा धनगढ़ा चौक पे जो NH-28 है, यहां से आधा क्षेत्र हमारा इधर पड़ता है। संग्रामपुर प्रखंड का 11 पंचायत। राइट। उसके बाद में केसरिया ब्लॉक का खजुरिया पंचायत। राइट। और यह पश्चिमी सरोतर पंचायत का और सेमुआपुर पंचायत का आधा आधा हिस्सा इसी में आता है। तो आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, हम बीच में हमारा घर है। और यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे भाई? अगर हमें पटना जाने का मौका मिलता है तो हम पटना जाएंगे, तो फिर तो घर आएंगे। राइट। हम तो बाहर के हैं नहीं कि हमको अपने घर जाना है। हम अपने घर आएंगे तो हम केसरिया में आएंगे, तो केसरिया में आएंगे तो केसरिया तो हमारा विधानसभा है। तो हम कहाँ जाएंगे भाई? पटना से केसरिया और केसरिया से पटना। चाहे दुनिया के किसी भी कोना में हम जाते हैं, चाहे जहां भी कार्यक्रम करने, शो करने जाते हैं, शूटिंग पे जाते हैं, तो फिर शूटिंग करके कोई भी काम करके तो हम अपने घर पे आते हैं। तो हमारा घर कहाँ है? केसरिया में। तो हम कहाँ भागने वाले हैं भाई? हमने साबित करके दिखाया है। लोगों का शिकायत था कि एक बार लोग नहीं आते हैं। हम एक वो पंचायत में 50 बार अभी तक चले गए हैं। 9 गो पंचायत का नेतृत्व करते हैं और कोई ऐसा पंचायत का लोग नहीं है जो कह दे कि विनोद बेदर्दी को हम नहीं देखते हैं। विनोद बेदर्दी इतना फ्री कैसे रहते हैं? तो सिंगर हैं, स्टेज शो करते हैं हर जगह, कभी कलकत्ता, कभी बनारस, कभी कहीं, इतना फ्री कैसे हो जाते हैं? सब जगह हो जाते हैं, क्योंकि पैसा कमाने का जरिया तो हमारा वही है, कलाकारी ही है। और रही बात क्षेत्र सेवा की, तो मेरे पास कार्ड, जो निमंत्रण कार्ड होता है, शादी विवाह में निमंत्रण कार्ड मिलता है, जिस तरह का हमारे पास कार्डों की संख्या रहती है उसी हिसाब से हम कार्यक्रम लेते हैं। अच्छा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 20 कार्ड, 30 कार्ड एक दिन में आ जाता है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि हम दूर का कार्यक्रम नहीं लेते हैं। अच्छा, कैंसिल कर देते हैं। दूर का कार्यक्रम हम दूसरे किसी को अरेंजमेंट करवा देते हैं। यानी जनता फर्स्ट, पैसा बाद में। जनता फर्स्ट, क्योंकि लोगों ने मुझ पे भरोसा किया। राजनीति का रॉ नहीं मालूम था, वोट मांगा जाता है किस तरह और चुनाव लड़ा जाता है किस तरह, जब नहीं मालूम था तो हम अपने केसरिया के 9 पंचायतों का नेतृत्व करते हैं। 9 पंचायत के हर एक पंचायत में जाकर के, हर एक गांव में, हर एक टोला में जाकर के हमने वोट मांगा और लोगों ने मुझे वोट देकर के जिताया। रॉ मालूम नहीं था तो ये पूरे जिले में दूसरे नंबर वोट की संख्या से हमको जिताया। राइट। तो उन लोगों ने, जब मुझे राजनीति का रॉ मालूम नहीं था, तो मुझ पे इतना भरोसा करके और इतना सारा वोट देकर के जितवा दिए। तो हम उन लोग के विश्वास पे खरा ना उतरेंगे तो कल उन सभी लोगों का क्या जवाब देंगे हम? राइट। इसलिए हम फर्स्ट, मेरा क्षेत्र, बादे में कोनो काम, बादे में कितना हूं कार्यक्रम का बिजी शेड्यूल रहता है। हम लोग देख लेते हैं लिस्ट में कि हम लोग के पास में कितना कार्ड है। ज्यादा कार्ड होता है 10 बजे दिन से निकल जाते हैं क्षेत्र में।
सारा कार्ड करते 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 अगर देख लेते हैं कि उसमें भी लेट हो रहा है तो सारे टीम को जहां कार्यक्रम हम लोग का रहता है वहां पे भेज देते हैं, वहां करने वाला कार्यक्रम कर रहा है। हम यहाँ पूरे लोग के जहां जहां लोग हमें कार्ड देते हैं, निमंत्रण दे करके बुलाते हैं, हो सकता है बाई चांस कोई कोई छूट जाता है, लेकिन 99% लोगों के पास में पहुंच जाते हैं और न्योता करते हैं। और न्योता के साथ साथ एक और काम करते हैं। क्या? हमने वादा किया था सबसे कि हमको वोट दीजिए, हम 2 तरह से सेवा करेंगे। राइट। 2 तरह? कौन कौन 2 तरह? एक तो अब कोई भी जीतता है तो एक तरह से सेवा करता है, क्योंकि वो नेता रहता है तो सरकारी फंडों को जो योजनाएं रहते हैं वही धरातल पे लाता है। राइट। तो हम तो सरकारी योजनाओं को धरातल पे लेबे किए, राइट, लाते ही हैं, लेकिन दूसरा सेवा हमने अपने कलाकारी से किया है और करते हैं। क्योंकि मैं बाहर चाहे किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं तो पैसा तो लेता हूं भाई, क्योंकि पैसे से ही तो परिवार चलता है। राइट। तो पैसे लेते हैं हम बाहर, लेकिन क्षेत्र के लोगों के लिए सीधे हाथ उठाते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए। लेकिन जाते हैं तो हम स्टेज पे, हमको किसी के दरवाजे पे किसी की बेटी की शादी है, किसी के दरवाजे पे बेटे के रिसेप्शन है, किसी के दरवाजे पे अष्टजाम हुआ है, किसी के दरवाजे पे हनुमान आराधना हो रहा है, किसी के दरवाजे पे कोई भी सार्वजनिक संस्कृति कार्यक्रम हो रहा है, तो जाने के उपरांत हमको माइक थमा ही देते हैं लोग। और उन लोग का माने आदेश रहता है कि कम से कम यहाँ आइले के बाद में 2-4-5 वो गाना गाइए देवे के बाद। हम गाते हैं, और गाते हैं तो मुझे घाटा नहीं है, गाते हैं तो 4-5-10 हजार रुपया हमको छूट भी दे देता है लोग, वहां पे इनाम दे देता है लोग। उसी में से 1500 उनके दरवाजे पे हम न्योता भी करते हैं, और वो पैसा लेकर के आते हैं, तो फिर अगले लोगों का जो सेवा है, जो हेल्प है, उससे करते हैं हम, अपना भी परिवार हमारा उससे चलता है और लोग भी खुश हो जाते हैं। एक गांव में, एक पंचायत में 2-3 टोला होता है ना जी। राइट। अब मैंने समझिए कि कौन कौन होता, दिन ऐसा होता है कि एक पंचायत के 3 गो टोला है, तीनों टोला में एक और कौन होता है, अब तीनों जगह हमको गवाता है लोग। हम गाएंगे, हम गाते हैं और गाएंगे स्टेज पर, तो वहां पे भीड़ इकट्ठा है भाई। मान लीजिए कि शादी का माहौल है तो वहां पे भीड़ रहबे करेगा, चाहे कोई भी आयोजन रहता है तो वहां भीड़ रहबे करता है। तो स्टेज पर से गाते हैं और स्टेज पर से कहते हैं कि आप लोगों की सबसे बड़ी शिकायत थी, वो थी कि कोई जीतता है तो आता नहीं है। बताइए कि हम आते हैं ना, आप हमसे खुश हैं ना, तो लोग खुद ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद देते हैं। तो हमने तोड़ा है उसको, और हम विश्वास दिलाते हैं पूरे केसरिया विधानसभा के हर एक गांव गांव के, वार्ड वार्ड के सभी लोगों से कि विनोद आपका है और आप मुझे अपना बनाइए। आपने कहा कि क्षेत्र के बाहर भी जाकर अपने फ्री प्रोग्राम दिया है। जी जी, हमारे दोस्त हैं, उनके शादी समारोह में गए, उन्होंने आप अपने फ्री प्रोग्राम दिया, मेरे गांव में जाकर अपने फ्री में प्रोग्राम दिया। तो ये आपका तो अलग व्यक्तिगत अपना है, लेकिन सवाल है कि केसरिया विधानसभा से वीआईपी के बहुत सारे लोग दवा ठोक रहे हैं कि हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे। विनोद उसमें कहाँ खड़े हैं? विनोद बेदर्दी कहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है? हमारे नजर में तो अभी 1 नंबर, लेकिन अपने नजर में आप कहाँ खड़ा? तो 1 नंबर है, 1 नंबर। अब ऐसे हैं कि सबसे पहले तो ये केसरिया विधानसभा की बात हो रही है, तो केसरिया विधानसभा के मूल निवासी तो हम हैं। कोई लोग वीआईपी पार्टी के लिए दावेदारी कर रहा है, राइट, उनको सोचना चाहिए कि केसरिया विधानसभा के लिए जो मूल निवासी है, जो यहाँ के अस्थायी निवासी है, जो इस विधानसभा के है, केसरिया के है, उसका पहला अधिकार बनता है। तो यहाँ के मूल निवासी तो हम हैं, यहाँ से जिला पार्षद हैं। राइट। जिस पंचायत से हम हैं, पश्चिमी सरवतर पंचायत से, इस पंचायत की वर्तमान मुखिया हमारी बड़ी भाभी अभी हैं। राइट। नो। और यहाँ से हमने इतना वोट ले आकर के जीता है जिला पार्षद कि पूरे जिले में दूसरे नंबर स्थान मुझे मिला। राइट। और उसके बाद में केसरिया में हम इसलिए अपने आप को बता रहे हैं कि हम 1 नंबर में होनी चाहिए, क्योंकि यह केसरिया विधानसभा पूर्ण रूप से समझिए कि एक बैकवर्ड एरिया है। राइट। इसमें पिछड़े लोग ही काफी हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों की संख्या काफी है, और हम आते हैं निषाद समाज से, और हम लोगों के समाज का कम से कम यहाँ 60,000 संख्या है। अब इसमें उपजातियां हैं, मल्लाह है,
नुनिया है, बीन है, बेलदार है, तुराहा है, इन लोगों की संख्या इस विधानसभा में 60,000 है। और महागठबंधन का जो मुख्य जो समीकरण वाला वोटर होता है, जो उनके एमवाई समीकरण जो कहा जाता है, उनका संख्या 50,000 है। और यहाँ पे हमारे जो राम जी लोग हैं, लोग जो चमार जाति से आते हैं, लोग महादलित आते हैं लोग, उनकी संख्या लगभग 15,000 के पड़ोस में आता है। उसके बाद में वैश्य जाति है, उसके बाद में गिरी जी लोग हैं, पटेल जी लोग हैं। उसके बाद में सबसे बड़ा यह है कि मैं जातिगत किसी से बातें नहीं करता हूं, अपने नाम में भी जातिगत नहीं लगाया है। और जो लोग मुझे प्यार करते हैं तो उनके ऊपर तो टैग नहीं लगा रहता है कि ये कौन सा जाति के लोग हमको बुलाते हैं। नहीं। हमें सब जातियों का प्यार मिलता है, सभी धर्म के लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तभी हम कह रहे हैं कि एक नंबर है। क्योंकि चुनाव ना एक जाति से जीत सकते हैं, नहीं आज के समय में एक पार्टी से जीत सकते हैं। अब कर रहे हैं 1 नंबर। यहाँ की वर्तमान विधायिका है शालिनी मिश्रा, भगवान चाहे कहीं टिकट मिल जाए, चांसेस है तो कट रहा है। मैं खुद बता रहा हूँ कट रहा है, क्योंकि वो फ्लोर टेस्ट में लेट से पहुंची है। और नीतीश कुमार जी के साथ जो अनबन है, वो मेरी कहानी पूरी पता है और इस पर खबर भी मैंने कर चुका हूँ। कहीं शालिनी मिश्रा के साथ टकरा हुआ तो फिर विनोद को तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। 10 बजे हरा देंगे, एक तरफा चुनाव कर देंगे। टाइट बोल रहे हैं, 10 बजे हरा देंगे। माननीय जी को अगर हमें मौका मिल जाता है उनसे लड़ने का, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि कम से कम 30 से 35,000 वोटों से हराएंगे। 30 से 35,000 वोटों से हराएंगे, दावा के साथ। दावा के साथ। एक मुकेश सहनी तक पहुंचना चाहिए बात को कि हाँ एकदम, ये बात तो उनके पास पहुंच भी गया है और आपके माध्यम से पूरे लोग देखेंगे और पहुंचेगा भी। 30 से 35,000 वोटों से हरा देंगे, माननीय को हरा रहे हैं एकदम। अच्छा, एक हुआ था महोत्सव, अभी केसरिया महोत्सव, एक खबर निकल के सामने आई कि उसमें फ्रॉडबारी बहुत हुआ है। क्या विनोद को क्या लगता है उसमें? हम तो माननीय जी के नेतृत्व में ये दूसरा बार हुआ था। 2 बार गाए हैं, यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं। स्थानीय कलाकार के नाते हमें जिला प्रशासन आमंत्रित करती है और हम गाते भी हैं। अभी तक एको पैसा नहीं मिला है मुझे। उसके पहले भी हम कम से कम 5 बार गाए हैं महोत्सव में, राइट। 1 भी रुपया कभी नहीं मिला है हमको। और सुनते हैं कि बहुत सारा फंड आता है, बहुत फंड है, जहां पर महेश्वर सिंह ने दावा ठोका कि इसकी जांच होनी चाहिए। एकदम जांच होनी चाहिए। आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए? एकदम जांच होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय कलाकार को तो पैसा मिलता नहीं। एक बाहरी से आई थी मैथिली, उसके अलावा कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा। मैथिली ठाकुर जी आई थी, उसके बाद में और भी कलाकार लोग आए थे, लेकिन अब उन लोग का क्या पेमेंट है, हम लोग के माध्यम से अगर कहा जाए तो उन लोग का पेमेंट तो हम तो बता ही सकते हैं, क्योंकि हम भी तो कलाकार हैं ना। राइट। हमें भी तो पता है ना कि कहाँ कितने खर्च होते हैं। क्या वो हुआ है जो आप महेश्वर सिंह ने कहा कि इसमें इसकी जांच होनी चाहिए? विनोद बेदर्दी को भी लग रहा है कि इसमें ये महोत्सव में जांच होनी चाहिए कि ये महोत्सव गलत हुआ है, पैसा की एकदम जांच होनी चाहिए। अगर घट रहा है पैसा तो इसकी दायरा बढ़ानी चाहिए, और बढ़ रहा है तो उसको जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए कि पैसा गया कहाँ गया। मान लीजिए कि केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम पे महोत्सव होता है, ये विडंबना देखिए कि केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम पे महोत्सव होता है और केसरिया बौद्ध स्तूप खंडर होते जा रहा है। राइट। राइट। हम लोग 3 दिवसीय यह कार्यक्रम चल रहा था। जिस दिन हम गए थे वो दूसरा दिन था। उस दिन जब पूरे विधानसभा में ट्रोल होना शुरू हो गया कि जिसके नाम पे यहाँ आयोजन हो रहा है, वहां पे एक बत्ती नहीं जल रहा, खंडहर दिखाई दे रहा है। खंडहर दिखाई नहीं दे रहा था भाई, अंधेरा में कहां से दिखाई देगा? खंडहर अंधेरा में कहां से दिखाई देगा? तो एक बत्ती भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम जिस दिन गए थे दूसरे दिन, उस दिन मैंने हड़बड़ी में उसमें कुछ ना कुछ तनी मनी लाइट वाइट लगा दिया गया, वो भी नाम करने के लिए, जो हाँ भाई वहां भी जल रहा है। तो इस तरह का उसी वीडियो को लेकर प्राइवेट करने की बातें आई थी। जब हमने पहला दिन मैथिली के साथ गया था, कार्यक्रम था और वहां खड़ा होकर मैंने वीडियो किया था। वीडियो डालने के बाद प्राइवेट करने की खबरें आने लगी कि प्राइवेट कर दीजिए, नहीं तो कार्रवाई कर दी जाएगी। हाँ, तो बताइए कि तो आप लोगों को भी बोलने की छूट नहीं है, जबकि ये सारी दुनिया जानती है
सारी दुनिया जानती है कि मीडिया भी एक सरकार का एक पाया है। अगर एक कुर्सी में 4 घोड़ा है, 4 पैर हैं, तो एक पैर मीडिया भी है। राइट। और उन्हें भी बोलने की इजाजत नहीं है। राइट। जब मुकेश सहनी जब आए थे वहां पर आप भी थे, मुकेश सहनी ने कहा कि आप ही लोग तो हम लोग के हैं, बड़े बड़े तो चैनल कहीं और हैं, आप लोग हमारे साथ। तो आप क्या सोचते हैं उस पर, मुकेश सहनी ने जो कहा? देखिए, छोटे चैनल ही तो आपके ग्राउंड लेवल पर जाकर के रिपोर्टिंग करेंगे। बड़े चैनल लोग तो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है तब आएंगे। आप लोग छोटे लोग, अगर छोटे चैनल लोग अगर आकर के कवरेज करें तो पता लगेगा कि आज घटना हुआ, न्यूज चला 3 दिन के बाद में, और चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी गारंटी नहीं है। ये तो गांव है ना जी। राइट। और गांव में कहा कौन सा घटना होता है, आप लोग पहले, हमको तो लगता है कि प्रशासन से पहले आप लोग पहुंच जाते हैं। राइट। नो डाउट। आप लोग भी जाकर के खोजते हैं, उस मुद्दे को उठाते हैं, तो प्रशासन भी जाकर के खोजती है। राइट। तो सबसे पहले तो आप लोग ही दिखाते हैं, और आप लोगों को भी बोलने की इजाजत नहीं है, यानी रोक लगाया जा रहा है। अच्छा, वो सबसे जाते जाते एक तो ये व्यक्ति विशेष का है। वैसे देश में इस तरह की माहौल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति विशेष आपको फोन करके बोला होगा कि नहीं, व्यक्ति विशेष से ही फोन आया था ना, कि उनकी तरफ से कोई कॉल आया था, व्यक्ति विशेष से। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष का फोन आया होगा कि आप इसको प्राइवेट कर दीजिए। मैंने उनके भाई शुभचिंतक होंगे, इसीलिए बोले होंगे। जिनको खराब लगा वो आपको फोन करके बोलने लगे कि भाई इसको बंद कीजिए, ये ठीक नहीं है। नहीं, आज के तो जो सच्चाई है उसको दिखाने में क्या है, पत्रकारिता का मतलब होता है कि ना पक्ष देखेगा ना विपक्ष देखेगा। भाई जो सच्चाई है, जो गलत है, जो गलत कहेगा, जो सही है वो सही कहेगा। महागठबंधन की सरकार आती है, जिस प्रकार से अभी जो हमारे साथ जो हुआ है, 2 खबरें हमने चलाया। एक मैंने खबर चलाया कि टिकट कट रहा है, उस पर प्राइवेट करने की बात है, और एक बौद्ध स्तूप का। महागठबंधन की सरकार आती है, फिर मीडिया पर हावी हो जाएगा महागठबंधन की, मीडिया को छूट देगा महागठबंधन। मीडिया को तो अब देखिए, यही तो देखना है कि जिस तरह का लोग भ्रम फैलाए हुए हैं, चाहे जिस तरह का अफवाह फैला करके लोगों को गुमराह किया जाता है कि फिर से लालू सरकार आएगा, फिर से वही वाला बात हो जाएगा, तो क्या अभी अपराध नहीं हो रहे हैं? आप बोलिए, सच्चाई है कि अभी भी अपराध हो रहे हैं। और लोग कहते हैं कि फिर वाला वही वाला आ जाएगा। कश्मीर आपने देखा है, कश्मीर आपने सुना है, दिन दहाड़े हत्याएं होती थी, कोई वहां किसी की बोलने की इजाजत नहीं होती थी। महीनों दिन वहां फोन सेवाएं बंद थी, इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाती थी, बहुत तरह के बातें होते थे। महीनों महीनों लोग वहीं उधर के फंसे रह जाते थे रास्ते में। कितने लोग बिना खाए हुए मर जाते थे। कितने लोगों का प्लान होता था। आज भी कश्मीर है, आज भी कश्मीर है। हाँ। देख रहे हैं ना, बिहार कैसे बदलेंगे। वहां भी लोग जाकर के हनीमून के लिए जा रहा है, लोग घूमने के लिए जा रहा है, लोग पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। वहां के लोगों का जो ग्राउंड रिपोर्टिंग, जो चुनाव के टाइम में आपके जैसे मीडिया कर्मी वहां जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, तो लोग वहां के, जो भले वो वोटर किसी के भी हो, लेकिन वो लोग बताते थे कि अब कश्मीर वो नहीं रहा। पहले इसी चौराहे पे खड़ा होने की हिम्मत नहीं होती थी। 8 बजे घर में भाग जाना है, 6 बजे घर में भाग जाना है। इधर से हाला आया कि भाई ये आ रहा है, भागो भागो भागो। राइट। तो उसी तरह हुआ होगा बिहार में। हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते होंगे उस टाइम, हुआ होगा। लेकिन अब माहौल सब कुछ चेंज हो गया ना। अब सोशल मीडिया आ गया भाई। आप मान लीजिए कि आप तो कौन पार्टी के बंधे हुए हैं नहीं, जो जिस तरह करेगा उस तरह तो आप दिखाई भी कीजिएगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर उस तरह का माहौल आता है, तो उसके बाद से काउंट डाउन इनका फिर से ये हो जाएगा। सबसे पहले लकीर खींच देगा लोगों की, नहीं अब किसी भी तरह नहीं, अब किसी भी तरह इनको मौका नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो चल रहे हैं उसके बाद में किसी न किसी को मौका देकर के एक बार देखेंगे तब न पता चलेगा। तो अब की बार
तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सुशासन की सरकार जा रही है। सुशासन नाम है उनका, काम नहीं है। अब देखिए ना, तो इसमें भी तो गाला काट दिया जाता है, दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती है। नहीं, अब तेजस्वी की सरकार होगी और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, यानी कि हम समाज लोग का मुख्य उद्देश्य है, मैंने समझिए कि हम लोग अपना फोकस रखे हैं कि माननीय मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बने और बिहार में जिस तरह का उन्होंने आरक्षण की लड़ाई को यहां तक लाए हैं, उसको और मजबूती मिले और बिहार में निषादों को आरक्षण मिले। अच्छा, जाते जाते आप केसरिया विधानसभा के लोगों को क्या कहिएगा? और आप तो गायकर हैं, तो गाना भी सुनना चाहेंगे। जाते जाते एक गाना सुना दीजिए। मुकेश सहनी पर गाते हैं और अपना भी अब गाना आ रहा है, तो भी सुना दीजिए। सारे गाने हो जाएंगे, लेकिन हम तो यही कहेंगे अपने केसरिया विधानसभा के हर एक वासियों को, जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, और केसरिया तो मेरा धड़कन है। केसरिया कहने में भी गर्वान्वित महसूस करते हैं हम लोग, क्योंकि केसरिया देश दुनिया में एक ऐतिहासिक धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, और यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची बौद्ध स्तूप है, लेकिन डेवलप नहीं है, यही दुख है। जिस दिन मान लीजिए कि बगल में दुनिया के सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है, विराट रामायण मंदिर, वहां पे देश दुनिया के पर्यटक आएंगे, तो बौद्ध स्तूप को भी बनाएंगे। तो अपना केसरिया बौद्ध स्तूप भी अगर डेवलप हो जाएगा, और दोनों मान लीजिए कि बौद्ध स्तूप के पास में जो पर्यटक आए वो चले गए मंदिर घूमने, और जो मंदिर पे जो पर्यटक आए वो चले आए बौद्ध स्तूप घूमने, तो समझ रहे हैं ना कि कितना रोजगार बढ़ेगा वहां से यहां तक। राइट। कितना लोगों को समझिए कि रोजगार मिल जाएगा, यहां से वहां तक कितने लोग माने उससे जुड़ जाएंगे। लेकिन उस तरह का केसरिया बन जाएगा तब ना। तो सभी केसरिया वासियों से हमारा नम्र निवेदन है, आग्रह है, विनती है कि जिस तरह आप लोगों ने मेरे गानों को सुन करके मुझे गायक बनाया, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे अपना बहुमूल्य योगदान देकर के जिला पार्षद बनाया, वही आग्रह रहेगा कि अब की बार 2025 के विधानसभा में हम आपके प्रत्याशी बन के आ रहे हैं, अपना नहीं, हम आपके लिए आपका प्रत्याशी बन करके आ रहे हैं। आप सभी अपने भाई, अपने बेटे, अपने घर के एक छोटे लड़के को सहयोग कीजिए, ताकि हम सब मिल करके केसरिया के विकास को और विकास के उस मजबूत स्थिति में ला दें जो केसरिया चाहता है। जाते जाते अब एक दो गाना सुनेंगे, उसके बाद एक हम गाना गाए हैं, तुरंत मेरे YouTube चैनल पे रिलीज हो जाएगा, कि वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा, कि वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा, आ सारा भाइयों के भाई होई हम, आ सब कर सेवा करब हरदम, आ बने खातिर और नेता आइल बा, आ रौनी सबके चहेता आइल बा, आ वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सबके। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम दिया, आपने बात किया इस मुद्दे पे केसरिया विधानसभा। हम चाहेंगे कि आप विधानसभा को विजयी भी करें और विधानसभा को विकास भी करें विजयी के साथ साथ, ये भी हम कामना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई आपको। हमारे साथ थे विनोद बेदर्दी, वीआईपी पार्टी के नेता और गायक विनोद बेदर्दी। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा अपना राय। जय हिंद।